तो सेकंड पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट यानी कि शांत रहिए या चुप रहिए, ठीक है, और इसके पोइट हैं पैब्लो नेरूदा। तो सबसे पहले मैं इस पोएम का नाम और इस पोइट का नाम आपको अच्छे तरीके से याद करवा देता हूं। तो देखिए जरा, कीपिंग क्वाइट यानी कि शांत रहिए या चुप रहिए, और इसके पोइट का नाम है पाब्लो नेरूदा। क्या नाम है? पाब्लो नेरूदा। जरा एक बार मेरे साथ लीजिए, पाब्लो नेरूदा। क्या नाम है? पाब्लो नेरूदा, ठीक है। तो कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहिए, और अगर आप लोग शांत नहीं रहेंगे तो पता है कौन आ जाएगा आपको डराने के लिए? पाब्लो नेरूदा। शांत नहीं रहेंगे तो कौन आ जाएगा? पाब्लो नेरूदा। तो कीपिंग क्वाइट यानी कि चुप रहिए, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं कि कीपिंग क्वाइट, यदि क्वाइट नहीं रहेंगे तो पाब्लो नेरूदा आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके पोइट का नाम आपको याद हो गया। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो पाब्लो नेरूदा 1904 से 1973। अब बच्चों ये मत बोला कि सर आप लोग ये इसको हिंदी में क्यों पढ़ रहे हैं, भाई मुझे कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। वैसे 1904 और 1973 आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैंने भी पढ़ दिया। इज द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रिएस बेसाल्टो हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरेल इन चिली। तो यहाँ पर देखिए, जो पाब्लो नेरूदा है इनका जन्म है, इनका पेन नेम है, ठीक है, और इनका जो असली नाम है वो पता है क्या है? इनका असली नाम है नेफ्ताली रिकार्डो रिएस बेसाल्टो, इनका ये पूरा नाम है। और इनका पेन नेम क्या है, यानी कि छोटा वाला नाम क्या है? तो वो है इनका छोटा वाला नाम पाब्लो नेरूदा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो इनका जन्म है कहाँ पर हुआ था? और इनका जन्म है जो चिली शहर है ना, चिली में पेरेल नामक जगह पर इनका जन्म है हुआ था, ठीक है। नेरूदा's poems are full of easily understood image which make them no less beautiful। तो यहाँ पर देखिए, जो पाब्लो नेरूदा है ना, पाब्लो नेरूदा की कविताएं हैं वो एकदम से बहुत अच्छे इमेजेस यानी चित्रों से भरी हुई होती हैं, और ऐसे चित्र जो तुरंत समझ में आ जाएं, तो समझने वाले सरल चित्रों से भरी हुई होती हैं, और यही चीज उनकी कविताओं को ब्यूटीफुल यानी सुंदर बनाती हैं। He won the Nobel Prize for Literature in the year of 1971। तो 1971 में उन्होंने क्या जीता था? साहित्य में यानी लिटरेचर में उनने अपना नोबेल प्राइज जीता था। तो ये दिखाती है भाई साहब कि वो कितने महान और कितने विश्व प्रसिद्ध कवि हैं, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। आगे, इन द पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन and creating a feeling of mutual understanding among human beings। तो देखिए, इस कविता में जो नेरूदा है ना, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है अपने आप का चिंतन करना, अपने आप के बारे में सोचना, और लोगों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है यानी जो आपसी समझ होती है, उसकी आवश्यकता के बारे में कवि ने यहाँ पर हमें इस पोएम में बताया है। तो आइए जल्दी से हम इस पोएम को पढ़ लेते हैं अब बेहतरीन तरीके से। तो बिफोर यू रीड, जैसे कि हम लोग पढ़ते ही हैं, तो क्या लिखा है? व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। ये जो पोएम का टाइटल है ना, ये तुम लोगों को क्या यहाँ पर सजेस्ट करता है, ठीक है, मुझे भी। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, और ये पोएम है वो किसके बारे में होगी, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग जब पढ़ लेंगे तो अपन को पता चल जाएगा, ठीक है, कि किसके बारे में। आइए अब हम लोग पोएम की लाइनों को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, मैं एक एक लाइन को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आप लोग अच्छे से समझते जाइए। तो क्या लिखा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ पर कभी हमसे कहते हैं अब हम 12 तक गिनेंगे और सभी लोग शांत रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग 12 तक गिनेंगे और सभी लोग कीप स्टिल यानी कि सभी लोग शांत रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, उनके कहने का मतलब है जैसे पूरी दुनिया में जैसे 12 घंटे का एक दिन होता है और 12 महीने का एक वर्ष होता है, तो उनका मतलब यहाँ पर ये है कि हम कुछ समय के लिए, मैं 12 तक गिनूंगा और अब हम लोग कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे। बी, अब यहाँ पर देखिए जो बी है ना, बी का मतलब है पूरे इस वर्ल्ड के लोग। बी का मतलब केवल जो कवि के पास में है या केवल मेरे और तुमसे नहीं कहा है, कवि ने जो पूरे वर्ल्ड में जो जितने मानव प्रजाति हैं उनसे उन्होंने रुकने के लिए कहा है, ठीक है। तो अब हम 12 तक गिनेंगे और हम एकदम से शांत रहेंगे, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, 4 months on the face of the earth
लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो कभी कहते हैं कि फॉर वंस, केवल एक बार इस धरती पर हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे मतलब इस संसार में जितने भी देश हैं, चाहे विदेश हो, देश हो, गांव, शहर, बस्ती, किसी भी लोग किसी भी जगह के व्यक्ति बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो एक सेकंड के लिए हम या एक पल के लिए हम रुक जाएं। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को भी ना हिलाएं। अब अपने हाथों को ना हिलाएं का मतलब है कि हम सब अपना काम छोड़ दें और केवल लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी कि एक छोटे से समय के लिए हम लोग रुक जाएं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारे जीवन में जो भाग दौड़ लगी रहती है, हम लोग तरह तरह के स्पीड में काम करते रहते हैं, उनके लिए कभी कह रहा है कि थोड़ा सा आप लोग रुक लें, थोड़ा सा शांत रह लें। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है अगली लाइनों में यहाँ पर, मतलब अरे भाई आगे कहाँ जाता है, तो ये क्या लिखा है, लिखा है इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन्स। तो क्या होगा, यह एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक्सोटिक का मतलब होता है अनोखा, तो यह एक अनोखा पल होगा और बिना भाग दौड़ के, रश मतलब बिना भाग दौड़ के, और विदाउट इंजन्स, कहाँ चला गया था भाई, विदाउट इंजन्स, यानी कि कोई भी इंजन नहीं चलेगा। इंजन नहीं चलेगा मतलब दुनिया की कोई भी मशीन नहीं चलेगी। ठीक है, तो देखिए सोचो, जब बिना भाग दौड़ के कोई भी व्यक्ति इधर उधर नहीं दौड़ेगा, कोई भी इंजन नहीं चलेगा, और ऊपर कवि ने क्या कहा कि कोई भी किसी भी भाषा में नहीं बोलेगा, तो अब देखो ये दुनिया में एक अनोखा पल बन जाएगा, एकदम सभी हार शांति का माहौल बन जाएगा। तो हम सभी लोग एक समान हो जाएंगे। ठीक है, और हमें अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलेगा, यानी कि आत्म निरीक्षण, यानी कि अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा। ठीक है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, तो हम सभी लोग साथ हो जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। ठीक है, और एक अजीब सी स्थिति में हम लोग होंगे, एकदम अजीब सी होगी ना स्थिति वो, कि कोई एकदम हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है, गूंगे बहरे सारे एक समान हो जाएंगे क्योंकि कोई भी नहीं बोल रहा होगा। ठीक है, आगे लिखा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales and the man gathering salt would look at his heart's hand। और देखिए जो ठंडे समुद्र में, कोल्ड सी में जो फिशरमैन होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, और एक व्यक्ति जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, वो अपने हाथों को देखेगा और देखेगा कि उसके हाथों में कितनी चोट यहाँ पर लग गई है। तो वो कब देख पाएगा, जब हम कुछ समय के लिए रुक जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम अपने भाग दौड़ वाली जिंदगी में बहुत सारे काम करते रहते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी चीज़ खा लेते हैं, अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब हम कुछ समय के लिए रुकेंगे तो फिर हम अपने आप पर ध्यान दे पाएंगे कि ये चीज़ मुझे नुकसान करती है, ये चीज़ सही है, ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो कभी हमें यही समझा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का मैं आप लोगों को डीप मीनिंग भी बताते जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाती है हमारी कुछ लाइनें, और लिखा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स। अब यहाँ पर ग्रीन बार का मतलब है हरित युद्ध, और ऐसे युद्ध जिनकी वजह से हमारी पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी क्या लगा देना अरे भाई पर्यावरण लिख जा, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, चलो मैं लिखता ही नहीं हूँ, जैसे हमारे जो इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, प्रकृति होती है। जब ग्रीन युद्ध का मतलब है कि कोई केमिकल की फैक्ट्री लगा देना, पर्यावरण प्रदूषण करना, जल प्रदूषण करना, वायु प्रदूषण करना, तो वे लोग जो हरित युद्ध यानी कि हमारे पर्यावरण को नुकसान करने वाले युद्ध करते हैं। ठीक है, बार्स विथ गैस, जो गैसों से युद्ध करते हैं, यानी कि बम फोड़ते हैं। बार्स विथ फायर, जो आग वाले युद्ध करते हैं, यानी कि जो आग की युद्ध की तैयारी करते हैं, यानी कि जो आधुनिक युद्ध हैं, ठीक है, उनकी तैयारी करते हैं। तो क्या होता है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। अब देखिए इन द सेड डूइंग नथिंग, तो यहाँ पर कभी हमसे कह रहे हैं कि वे लोग जो ग्रीन युद्ध करते हैं, यानी कि ऐसे युद्ध करते हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। गैसों की युद्ध करते हैं, यानी कि जो धुआं निकलता है चिमनियों से, जो बम फोड़े जाते हैं, जो आधुनिक युद्ध हैं,
उन सब से क्या होगा कि हमें विक्ट्री तो मिलेगी, यानी कि हमें जीत तो मिलेगी, लेकिन कोई भी सर्वाइवर नहीं रहेगा, यानी कि ऐसी जीत होगी जिसमें कोई जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे हम तरह तरह की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, चिमनी लगा रहे हैं, तो हम अच्छा काम तो कर लेंगे, लेकिन उसकी वजह से पेड़ पौधे को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो कोई व्यक्ति ही नहीं जीवित बचेगा, तो वो हमारी किस काम की जीत। ठीक है, अब आगे लिखा है कि यदि हम सब ये नहीं करेंगे, ये जो लोग हैं यदि ये कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे, ये जो सब युद्ध कर रहे हैं यदि कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे, क्या कर जाएंगे, कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे, तो पता है क्या होगा, ये साफ कपड़े पहनेंगे और हमारे साथ चलेंगे, हमारे भाइयों के साथ में यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, और एक शांत छाया में हम लोग रहेंगे, घूमेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कहा गया है। आगे लिखा है What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. तो यहाँ पर देखिए, अब कभी अपनी बात भी यहाँ पर क्लियर कर देता है। वो ये बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता है कि कभी जो बताना चाहता है उसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग टोटल इनएक्टिव हो जाओ। टोटल इनएक्टिव का मतलब है कि जैसे कभी ने बोला ना कि कुछ समय के लिए शांत रहो, तो उसके कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम पूरी तरह से कुछ भी नहीं करो, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि इसमें तुम लोग कन्फ्यूज मत होना कि मैंने ये कह दिया कि अब कुछ नहीं करो तो तुम लोग एकदम से शांत हो जाओ, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और वो ये भी कहता है कि लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जो जीवन है वही सब कुछ है। ठीक है, और आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और वो कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम लोग मर जाओ, जैसे कुछ नहीं करेंगे तो क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा तो क्या करें, मर जाएं, तो उसका मतलब ये भी नहीं है भाई साहब, उसका मतलब मृत्यु से भी नहीं है। ठीक है, उसका तो मतलब ये है कि कुछ पल के लिए आप लोग सोचो कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence. तो देखो क्या लिखा है, यदि हम लोग अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाने में इतने व्यस्त ना होते, सिंगल माइंडेड ना होते, यानी कि हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, अगर हम एक बार ऐसा हो कि एकदम से हम कुछ भी ना करें, तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा साइलेंस होगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। ठीक है, एकदम से बहुत बड़ा साइलेंस होगा और हम इस जो दुख है ना, गहरी नींद है, गहरी शांति को है, वो इस दुख को क्या कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, जब हम लोग कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है उससे क्या होगा, वो हमारे इस दुख को दूर कर देगा। ठीक है, आगे लिखा है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब कौन सा दुख, तो वो दुख यहाँ पर जिस दुख को तोड़ देगा ना, उस दुख की बात यहाँ पर की है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड द थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद दैट, वो जो दुख खुद को ना समझ पाने का है और खुद को मृत्यु की ओर ले जाने का जो दुख हमें डर लगा रहता है ना, कि भाई जल्दी से कर लो, हमें ये कर लो, वहां पर घूमे आए, हम नौकरी जल्दी से लग जाए क्योंकि अब जल्दी मर जाना है, तो ये जो डर है और अपने आप को ना समझने का डर है, यदि इन दो दुखों को हमें दूर करना है तो हमें कुछ टाइम के लिए क्या रहना होगा, शांत रहना होगा, अपने आप के बारे में सोचना होगा। तो फिर ये जो दो दुख है ना हमारे, ये सैडनेस वाले, अपने आप को ना समझना और मृत्यु का डर, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट वाली लाइनों में यहाँ पर कहा गया है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, शायद जो अर्थ है ना, यानी जो हमारी धरती माता है ना, वो हमें ये सिखा सकती है कि धरती पर जब कुछ सब कुछ मृत होता है और अचानक से सब कुछ बाद में जीवित हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब पतझड़ का मौसम होता है, जब गर्मियों का मौसम होता है, तो धरती एकदम से कैसी लगती है, शांत, पेड़ पौधे बिल्कुल एकदम से शांत। लेकिन जैसे ही पतझड़ के बीतने के बाद जैसे ही बसंत का मौसम आता है, किसका मौसम आता है, तो एकदम जो धरती है वो खिल जाती है, तरह तरह के पेड़, फूल, फल सब यहाँ पर खिलने लगते हैं। ठीक है, तो धरती हमें सिखा सकती है कि हमें कुछ समय के लिए शांत होना है, फिर एकदम से खिल जाना है, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचना है, सही है कि गलत है, फिर हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कभी कह रहे हैं कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं 12 तक गिनूंगा और तुम लोग क्या रहोगे, शांत रहोगे और मैं यहाँ पर चला जाऊंगा, यानी कि वो कह रहे हैं हमसे कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और एकदम से शांत हो जाऊंगा, चला जाऊंगा और तुम लोग अपना काम करो, यानी कि
अच्छे से देख परख के अपना काम करो, सोच समझ करके। तो ये थी हमारी ब्यूटीफुल सी पोएम। ठीक है, बहुत ही मजा आया इस पोएम को पढ़ करके, आप लोगों को भी आई होप बहुत मजा आया होगा। अब मैं इसके जरा पोएटिक डिवाइस आपको बताता हूँ, और एक क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो में जरा मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने बता रखे हैं, तो देखिए जरा। अब मैं इनकी बात कर लेता हूँ पोएटिक डिवाइस की, जो कि मैं हर बार आप लोगों के साथ में करता ही करता हूँ। तो देखिए जरा, इसका मैं बात करता हूँ पोएटिक डिवाइस। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइस, ये बात करना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आप लोगों को इस पोएम के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाए। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइस में यहाँ पर सबसे पहले है एनाफोरा। क्या है यहाँ पर? एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, क्या है? एनाफोरा। एनाफोरा पोएटिक डिवाइस कब आती है? जब एक ही शब्द वाक्यांश में बार बार आता है। जैसे कि यहाँ पर आया है एग्जाम्पल, यदि मैं बताऊं इसका, तो इसमें आया है लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स स्टॉप। तो लेट्स है ना, वो 2 बार आया है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? एनाफोरा। अगर दूसरी पोएटिक डिवाइस की बात करें तो इसमें रिपीटेशन भी है। क्या है? रिपीटेशन भी है। अगला एक ही वर्ड बार बार आया है तो अच्छा वो इसी में आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर उसको रिपीटेशन भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, रिपीटेशन कैसा? जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं कि बार बार है वो कई बार आया है। ठीक है, बार बार है वो कई बार आया है। बार विथ गैस, बार विथ फायर, या है ना बार, तो ये हमारा रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं तीसरी पोएटिक डिवाइस की बात करूं तो इसमें क्या है? एलिट्रेशन भी है। क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार कब आता है? जब एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो। तो वी विल, क्या है? वी विल, तो वी विल अनुप्रास अलंकार बन गया ना। ठीक है, तो ये हमारा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? पोएटिक डिवाइस और भी है, इमेजिनरी भी यहाँ पर पोएटिक डिवाइस होगा। ठीक है, इमेजिनरी भी यहाँ पर पोएटिक डिवाइस होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कभी ने बहुत ज्यादा यहाँ पर इमेजिन किया है, जैसे कोल्ड सी, ठंडा समुद्र। ठीक है, और हार्ट हैंड, ये भी उसने क्या किया है? इमेजिन किया है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ पोएटिक डिवाइस हैं। आप मैं हर पोएम के आप लोगों को बताता हूं। तो ये क्या होता है? पोएटिक डिवाइस काव्य सौंदर्य होता है, जैसे हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।